नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे लुसेंट के बुक ऑब्जेक्टिव बुक से फिजिक्स के तीसरा भाग जो है ध्वनि, तीसरा चैप्टर जो है ध्वनि, उससे हम आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इस भाग में 97 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और एक बार तो लुसेंट जरूर पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, ताकि लुसेंट से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ता है। ठीक, चलिए हम पहला क्वेश्चन है, ध्वनि और प्रकाश तरंगे हैं। ध्वनि मतलब आवाज हो गया, प्रकाश तरंगे, प्रकाश मतलब प्रकाश का जो तरंग हुआ जे, तो क्या है भाई? तो यह है वायु में क्रमशः अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होती है। ध्वनि जो होती है अनुदैर्ध्य होती है, तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ होती है। निम्न में कौन सा कथन ध्वनि तरंगे के लिए सत्य है? तो कौन कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 372 मीटर प्रति सेकंड होती है। किसकी? ध्वनि तरंग की। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसकी चाल जो होता है 372 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अवस्रव तरंगे की आवृत्ति होती है? तो अवस्रव्य तरंगे की जो आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज होती है। देखिए HZ के बोलिएगा हर्ट्ज, याद रखिएगा, कुछ बोलना हर्ट्ज। प्रासरव तरंगे की ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। देखिए असरव के कितना होता था? 20 हर्ट्ज। अपरासरव का कितना होता है? तो इसका सही जो होगा 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, यानी 1000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है प्रासरव तरंगे, वे ध्वनि तरंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए। प्रस्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, तो प्रस्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकते, क्योंकि इसका हर्ट्ज कितना होता है? 10,000 से लेकर 20,000 के बीच, तो कहाँ सुनेंगे? प्रस्रव तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो सबसे पहले सीटी बजाकर कौन उत्पन्न किया था? गाल्टन। गाल्टन नामक वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किए थे प्रस्रव तरंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इधर देखिए। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? यानी कि चमगादड़ या डॉल्फिन अपना शिकार को पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब है प्रतिध्वनि का निर्धारण का, प्रतिध्वनि के निर्धारण का उपयोग करते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कीड़े चाहे तो हानिकारक तत्व जो घर से उसको दूर भगाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो इसका सही जो है अल्ट्रासोनिक तरंग के। किसका उपयोग करेंगे? अल्ट्रासोनिक। जैसे घर में ज्यादा कीड़ा मकोड़ा हो गया तो अल्ट्रासोनिक तरंग बजा दीजिएगा ना, तो सब कीड़ा मकोड़ा भाग जाएगा। ठीक। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य है जो कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे देखिएगा, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में प्रसरव तरंगे का उपयोग किया जाता है। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि के श्राव्य सीमा कितनी होनी चाहिए? यानी वयस्क व्यक्ति जो जवान व्यक्ति है तो कितना हर्ट्ज तक ध्वनि है जो कि सुन सकता है? तो इसका सही जवाब है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच उसका ध्वनि स्राव रखा जा सकता है। ध्वनि की आवृत्ति भी तरंगदैर्घ्य ऐसे करके जो है यह, इसका नाम अभी ध्यान में नहीं हमको आ रहा, क्या है इसका? चलिए आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। और भी के बीच क्या संबंध है? तो इसका सही सूत्र हो जाएगा यह कि भी बराबर, इसको क्या बोलते हैं जी, भी बराबर ऐसे करके ये वाला भी होगा। ठीक है, हमको ध्यान में नहीं भी याद आ रहा। डेल्टा तो नहीं है, लेमडा, याद रखिएगा। भी बराबर लेमडा भी होगा, भी बराबर लेमडा भी। ऐसा संकेत था कि बुलाइए गए थे, चकराइए गए थे। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। धरातल से दूर विस्फोट क्या सुनाई नहीं देता भाई? तो यह वायुमंडल के अनुपस्थिति कारण चंद्रमा पर वहां विस्फोट होगा तो कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वायुमंडल चंद्रमा पर अनुपस्थित है। वहां पर पड़ाका वड़ाका छोड़ेगा नहीं तो आपको सुनाई नहीं देगा। वायुमंडल नहीं तो सुनाई कुछ देगा। आइए अगला क्वेश्चन पर आते इधर है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते क्यों? देखिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ जाएगा, कहाँ उड़ जाएगा अंधेरे में भाई? तो इसका सही जवाब है
वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करते हैं। यानी जब उड़ता है तब बहुत तेजी से ध्वनि तरंग पैदा करता है, यह चलते और उसका नियंत्रण भी करता है, ये चलते उड़ जाता रातियों में। अगला है, चमगादड़ रात्रि में किस वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है? कौन वस्तु से टकराएगा नहीं भाई? चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है। अब इसका कौन कथन सही होगा? तो देखिए सी, ये सही है परंतु आर कथन गलती है। आर जो कथन है कि इंफ्रासोनिक तरंग निकलती है, बात गलत है। चमगादड़ किसी वस्तु से बिना टकराए उड़ सकता है रात में, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। वायु में ध्वनि की चाल 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 1 सेकंड में वायु में ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगा। अगर दाब बढ़ाएंगे तो दुगुना करेंगे तो ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा? तो 332 मीटर प्रति सेकंड, मतलब वो उतनी रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, किसमें सबसे तेजी से यात्रा करेगा? तो इसका सही जवाब है स्टील से, स्टील में। देखिए, धातु के सतह में ध्वनि तेजी से भागेगा, याद रखना। धातु जैसे लोहा, टीना, सोना, चांदी से में ध्वनि की जो चाल रहेगा बेसी रहेगा। ठीक, आगे, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? यानी दो को बादल टकरा जाता है, टकरेला के बाद चमक जो चिंगरी ने चमक जो उठता है पहले उठेगा, लेकिन आवाजवा बाद में सुनाई देगा। एक कारण क्या है? एकर असली कारण यह है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। यानी लाइट वाला चाल जल्दी पहुंचेगा, ध्वनि की चाल से ज्यादा चाल किसका अधिक होता है? प्रकाश का। ठीक, ये चलते प्रकाश पहले दिखाई देता है, आवाज बाद में सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग, वेग मतलब चाल, कितना होता है? तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 1 सेकंड में 332, सॉरी 332 नहीं 330 मीटर आवाज जाएगा, बस 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा? 330 मीटर बस। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? कौन माध्यम में तेज चलती है? ठोस, द्रव, गैस में? तो याद रखिएगा सबसे तेज चलेगा ठोस पदार्थ में। ठोस में ज्यादा चलेगा, गैस में ज्यादा नहीं चलेगा, वायु में भी नहीं, द्रव में भी नहीं। सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग किसमें होगा? ठोस में। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में, तो ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, और ठोस में सबसे अधिक होता है। देखिए, गैस, वायु, द्रव इसमें भिन्न भिन्न होगा, लेकिन ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किसमें होगा भाई? इसमें यह 4 ऑप्शन में, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा होगा। ये चलते देखते हैं एल्युमिनियम के घर में बर्तन गिरता है तो कुल कह लगता है, देखिए तो बर्तन में गिर गए, कहाँ ध्यान में रहा है, तुरंत ज्यादा ठनक ठनक आवाज करेगा वो। निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ 4 कथन है जिसमें एक कथन गलत है। कौन? तो ऑप्शन नंबर सी, की आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये बात गलत है। आर्द्रता बढ़े या घटे बस फर्क नहीं पड़े वाला है। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग, तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान के घटने से घटता है। अगर तापमान घटेगा तो घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा। कथन ई, अगला देखिए 25 नंबर है। कथन है कि रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई देती है। दूसरा है, प्रकाश तरंग की चाल की तुलना में ध्वनि तरंग की चाल बहुत कम होती है। अब कौन कथन सही है? तो इसका सही जवाब है कथन ए सही है। ए आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, सही बात है। भाप है कि पहले दिखाई पड़ता है, सीटी बाद में सुनाई पड़ता है। कारण कि प्रकाश से का चाल अधिक होता है जबकि ध्वनि का चाल कम होता है, ये चलते हैं। पाराध्वनिक विमान उड़ते हैं, पाराध्वनिक विमान जब उड़ता है भाई, तो याद रखिएगा ध्वनि की चाल से अधिक चाल, यानी पाराध्वनिक विमान जब उड़ता है तो जितना ध्वनि की चाल होता है ना 330 मीटर प्रति सेकंड, उससे भी अधिक चाल से पाराध्वनिक विमान है जो कि उड़ता है। वस्तु के वेग तथा उसके माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। यानी वस्तु के वेग हो गया जी, और उसके माध्यम उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहेंगे? जिसका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा यह मैंक संख्या बोलेंगे। कौन संख्या? मैंक संख्या। मैंक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैंक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है भाई, याद रखें कहाँ पर वेग के संबंध में किया जाता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा वायुयान के वेग के, वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, यानी कि ध्वनि को मापिएगा या तो ध्वनि प्रदूषण को मापिएगा, तो किसकी सहायता से मापिएगा? याद रखिएगा डेसिबल से। ध्वनि को किससे मापा जाता है? डेसिबल से।
साधारणतः बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, यानी कि जैसे हम इन्हीं दोनों दोस्त हैं, तो साधारण बातचीत करेंगे तो कितना डेसिबल में करेंगे भाई? तो इसका सही जवाब है 30 से 40 डेसिबल के बीच बातचीत करता है। अब कोई भुनभुना के करेगा वो अलग बात है, जैसे लड़का लड़की वाला बात होगा बड़ी धीरे से बोलेगा, नहीं तो मम्मी सुन लेंगे, तो 30 डेसिबल से भी कम हो सकता है। और नॉर्मल बोलिएगा नहीं तो 30 से 40 डेसिबल के बीच रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? देखिए, लड़की का आवाज सुनने में मीठा क्यों लगता है और लड़का का नहीं मीठा लगता, कारण? तो उसका सही जवाब अभी बताएंगे। ठीक, उसका जवाब क्या है? तारत्व। तारत्व, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तारत्व। यानी कि मादा ध्वनि में तारत्व जो होता है अलग ढंग से, और नर में अलग। यानी कि मादा वाला तारत्व जो होता है बड़ी हल्का होता है, इसलिए तो बोलेगा तो उसका मीठा लगेगा, हम यानी कि खड़ूस नहीं लगेगा। बताइए, लड़की में देखते हैं कोई कली बोल दे ये सुनिए ना, तो लगेगा बाप रे, लगेगा पीछे पीछे चल दिए, उसका तारत्व रहता है एकदम एकदम नॉर्मल वाला रहता है। ठीक, इसलिए तो मीठा लगता है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? यानी किसके कारण कोई आवाज मोटा होता है, कोई आवाज पतला? तो तारत्व के कारण। समझ गए नहीं? किसी का तारा तो पतला तो एकदम मीठा आवाज लगेगा, किसी का मोटा है तो खड़ूस नहीं लगेगा। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज क्या? तो महिलाओं की आवाज जो होता है वह तारत्व अधिक होता है, महिलाओं का तारत्व अधिक होता है। ये चलते जरी सुनने में जरी अच्छा लगता है कि यह एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? यानी कि छोटा बच्चा का आवाज सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो कोई बड़ा आदमी हो जाए तो उसका बात सुनने में अच्छा नहीं लगता, क्यों? तो बच्चों की आवाज का तारा तो पुरुष की आवाज की तरफ की तुलना में अधिक होता है, यानी बच्चा वाला तारा तो जो होता है अधिक, ये चलते सुनने में अच्छा लगता है। पुरुष वाला होता है तारा तो कम, ये चलते सुनने में उसको कुछ लगता है, बच्चा खड़ूस नहीं लगता है। ये गर्जा है, बात बात पर गर्जा है। अब उतरवा चिल्लेबो करेगा तो चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, काले चिल्ला हाँ जी, नहीं उसका तारा तो कुछ होता है अधिक, तो सुनो जरा अच्छा लगता है। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज, इसके याद रखिए, स्त्रियों की आवृत्ति अधिक है, उसकी आवृत्ति क्या होती है? अधिक, स्त्रियों की होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? किसके अंतर द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है केवल ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर किया जा सकता है कि किसका ध्वनि कैसा है। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? यानी वायु में ध्वनि तरंग द्वारा उत्पादन होता है, क्या नहीं होता है? ध्रुवन है जो कि उत्पादित नहीं होता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं पा सा सकता, यानी कितना डेसिबल के बाद है कि व्यक्ति सुनबे नहीं करेगा, आवाज सुनेगा तो उसका तबीयत भी बिगड़ सकता है। 95 डेसिबल से ऊंचा आवाज व्यक्ति सुन नहीं सकता, कान के चदरों फट जाएगा। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है हवाई जहाज की उड़ान भरना। हवाई जहाज जब उड़ान भरता है तो बहुत गड़गड़ा देता, गरजता है जी। ठीक है, देखते कितना बार हमारे देने से हेलीकॉप्टर बजते रहे तो ओकर आवाज सुनबे करो, तो सब ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वह निकाला है। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है, यानी ट्रेन में नजदीक आएगा तब आवाज बढ़ेगा, और जैसे जैसे ट्रेन में दूर जाएगा तब आवाज उसका सीटी वाला घटेगा। ये किस कारण होता है? तो इसका सही जवाब है डॉपलर प्रभाव के कारण। किस कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्यों? देखिए, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है, मान लीजिए दो दोस्त चल गए, सहपाठी क्लासमेट पढ़े वाला, मान लीजिए सोनुआ मनुआ चल गए दोनों। सॉरी, थोड़ा सा आवाज तब बज रहा था ना। तो सोनुआ मनुआ दोनों चल गया, कहाँ चल गया? चंद्रमा पर। लेकिन सोनुआ बोलेगा मनुआ से तो मनुआ नहीं सुन पाएगा, कहाँ नहीं सुन पाएगा? चलिए जवाब अभी बताते हैं, कहाँ नहीं सुन पाएगा। तो इसका यह ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। जहाँ वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि प्रचारित हो भी नहीं करेगा, तो सोनुआ मनुआ से कुछ बोले सुन ही नहीं सकता नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? यानी न प्रकाश में घटित होता है न ध्वनि में घटित होता। कौन? तो ध्रुवन की प्रक्रिया है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों? यानी अपना हाथ को मुंह के समीप रखता है चिल्लाते समय। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, यानी ध्वनि जब जब बढ़ता है तो एक ही दिशा में बहता है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग किसको मापने के लिए करेगा? तो ध्वनि तीव्रता के। देखिए, आवाज वाला तीव्रता मापना है
तो डेसिबल का प्रयोग करे पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि मतलब रिटर्न जो ध्वनि आ जाए तो ध्वनि का परावर्तन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल या ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी की कितना होना चाहिए? परावर्तक तल है जहाँ से ध्वनि टकरा के आए जे और जहाँ से आप बोल रहे हैं दोनों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? तो दोनों के जो बीच की दूरी होना चाहिए वह 17 मीटर होना चाहिए। कितना दूर? तो 17 मीटर। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रडार की जो कार्य प्रणाली हुआ रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित होती है, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन है किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? यानी कि मूल आवाज और प्रतिध्वनि जो रिटर्न आया दोनों के बीच का समय का अंतराल कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। 1/10 सेकंड से अधिक होगा तब सुनेगा। अच्छे ऑडियोट्रियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ या कालीन या ग्लास या फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य जो होता है कि ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ये कि नहीं बोलेगा तब जब टकरा के आ जाए, ये चलते वो बनाते हैं कालीन या पदार्थ या ग्लास या फाइबर से ढकले रहते हैं ताकि आपका आवाज वो बोले तो टकरा के नहीं आवे। नहीं तो कोई मान लीजिए कोई वक्ता आया मोटिवेशनल वक्ता वो बोला भाइयों बहनों अटक रहे थे, भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों 10 बार, तो क्या सुनेगा? कहेगा ये सुनने ले लिया है। ये चलते वहां पर फाइबर से ढक देते हैं बढ़िया से ताकि आवाज पे अवशोषित कर ले, प्रतिध्वनि नहीं दे। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? जैसे हम तोरा से एक बार बोले लिए तो तोर कानमा तर कितना देर बजवा रहते? तेकर कार कितना देर है? 1/10 सेकंड है, ऊपर बाद नहीं रहते। जैसे तोरा तर बोल दिली कि जानो अक्षरा से बड़ी बढ़िया डांसर है, तो तोर कानमा तरी बता कितना देर है? 1/10 सेकंड, ऊपर बाद उड़िया गली। आगे ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? यानी किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न? परावर्तन के कारण है प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? जैसे कि आप हम एता से बोले और के तो आवाज टकरा के आ रहा था, कितना दूर पर खड़ा रहेंगे तब आवाज टकरा के आ जाएगा भाई? तब 56 फीट दूरी पर है तो आवाज टकरा के आएगा तो सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर काम करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि जो होता है वो कौन सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखिएगा परावर्तन के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रतिध्वनि तरंगे खाली स्थान के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किस क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है भाई? तो याद रखिएगा नौ संचालकों द्वारा जो नाव चलाता है पानी वाला जहाज वाज उसके द्वारा है सोनार का उपयोग लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अनु अनुरणन अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। यानी हॉल के आयतन अनुरणन के बीच प्रतिपादन कौन किया भाई? तो इसका सही जवाब है सेबिन ने किया है। कौन? सेबिन। गुंजहीन हॉल का अनुसरण काल होता है। तो गुंजहीन हॉल का अनुसरण काल कितना होता है? तो 0 सेकंड होता है, ज्यादा देर नहीं होता, 0 सेकंड। जब सेना पुल को पार करती है तो न तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया था। क्यों? यानी पुल पार करते समय कदम से कदम नहीं मिलाकर चले। क्यों भाई ऐसा क्यों कहते हैं? पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा था। बा यानी ढेर सारा सेना जब चलता है एक के साथ अगर पैरवा डालेगा नहीं, एक बार उठाएगा एक बार डालेगा तो उसका पैरों से जो ध्वनि उत्पन्न होगा उस अनुनाद के कारण पुल वो टूट सकता है। बताइए ये चलते पुल पर पार करते समय सेना को कहते हैं कि नहीं ऑप्शन नहीं चलिए भाई। हम रेडियो की घूंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? नहीं देखते ऊपर नीचे करके पहले बुतरू में ऐसे करके कर ले ऊपर नीचे रेडियो में ऐसे से चालू कर ले आज होता है FM रेडियो मिर्ची सब आवा लेने। तो यह संभव है किसके कारण संभव है? यह है जो कि अनुनाद के कारण संभव है। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच कांच के गिलास टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। बताइए तानसेन गावे लगता था तो खिड़किया में जब कचवा लगल रहा वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण हो? मतलब ऐसा संभव है कि कांच तक टूट के नीचे गिर जाए तो किसके कारण ऐसा हो सकता है भाई? तो अनुनाद के कारण हो सकता है। किसके कारण? तो अनुनाद के कारण। क्वेश्चन है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं
तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार के ध्वनि सुनाई देता है ना। जैसे सुराही मतलब बर्तन रखे और हम पानी भरने लगे, तो जैसे जैसे पानी भरा था उससे एक आवाज सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अनुनाद है। इसका कारण क्या है? अनुनाद के कारण। देखो बर्तन वर्तन में पानी भरा है नहीं, तब अजवा निकला है नहीं, तो क्या क्या कारण? अनुनाद के कारण। रेडियो का समयवसरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समयवसरण या स्टेशन का उदाहरण है किसके कारण? तो अनुनाद के कारण। ठीक। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं, यानी दो लोग बाजा बजाते साथ साथ, तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण क्या है? यानी कि दो लाउड को साथ साथ बजाते हैं तो उसका ध्वनि नहीं सुनाई देगा। इसका कारण क्या है भाई? याद देखिए, व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े साइनर बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तनगो किस गुण के कारण निर्मित होती? अगर नीरव क्षेत्र में पहुंच जाएगा तो सायरन बजाएंगे तो सुनाई नहीं देगा। ये क्या कारण है? तो व्यक्तिकरण कारण। किसके? व्यक्तिकरण के कारण। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं, यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण क्या? ध्वनि का। यानी दो व्यक्ति अंदर बैठ के बात कर रहे हैं लेकिन हम बाहर से सुन लेंगे आवाज। इसका कारण क्या है भाई? तो इसका कारण है विवर्तन। विवर्तन के कारण। किसके कारण? विवर्तन के कारण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। यानी कि ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में अगर उतार चढ़ाव हो रहा है तो क्या कहलाएगा भाई? तो यह कहलाएगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना कारण होता है? जैसे जैसे पास रेलगाड़ी आता है उसका आवाज बढ़ते जाता है। ऐसा किसके कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र वायु आर्द्र वायु सॉरी आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। यानी कि जहाँ गीलापन वायु है उसमें आवाज तेजी से जाएगा और शुष्क वायु में आवाज धीरे जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्द्र वायु में क्या है? तो इसका सही जवाब है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु जो घनत्व होता है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है ध्वनि का वेग? किसका सही बात है? यह ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। ध्वनि का चाल किस में ज्यादा होगा? ठोस में। गैस में कम होगा। सबसे ज्यादा ठोस में ध्वनि का चाल होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सही नहीं? तो इसका सही जवाब यह है ऑप्शन नंबर 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्रस्रव तरंगे कहलाती है। यानी कि 20 हर्ट्ज से कम अगर हो जाएगा तो प्रस्रव तरंग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात के दृष्टि उपकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन तरंग का? तो इसका सही जवाब है अवरक्त तरंग का। कौन तरंग का? तो अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होगी? तो लकड़ी में। यहाँ चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा लकड़ी में होगा। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितना होगा? अगर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल होगा 464 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 464 मीटर दूरी तय कर लेगा। यानी एक सेकंड में, यानी 2 सेकंड में 1 किलोमीटर पार। बताइए, 4 सेकंड में 2 किलोमीटर। गजब स्पीड है। 2 किलोमीटर से भी बेसी। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? यानी 20 डिग्री तापक्रम पर देखा जाए तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसमें कौन माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा? तो लोहा में। हम पहले ही बता रहे थे कि धातु में ध्वनि का वेग अधिक होता है। ठीक है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रसरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, कौन जैव पद्धति में किया जाता है? तो सोनोग्राफी में किया जाता है ध्वनि का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? तो कौन है कि निर्वात में गमन नहीं कर सकता? तो ध्वनि है जो कि निर्वात में गमन नहीं करता है, बाकी प्रकाश करता है। ठीक ना। यदि यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु चाल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो ध्वनि किस में ज्यादा होगा? तो देखिए, ज्यादा तो होगा इस्पात में। नहीं जी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यह।
पहले वायु, फिर जल, फिर कुछ इस्पात। ज्यादा किस में होगा? इस्पात में, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे कम होगा वायु में। यह ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकते? यानी ध्वनि का तरंग है जो कि कौन माध्यम में नहीं चलता? तो देखिए, ध्वनि कभी निर्वात में नहीं चलता। वह उपकरण जो ध्वनि तनों को पहचान एवं ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त है क्या कहलाता है? यानी पहचानता भी है, ऋजु रेखन भी करता है, तो क्या कहलाता है? याद रखिए, सोनार कहलाता। सोनार, एक ने गहना बेचे वाला सोनार नहीं, सोनार यंत्र के नाम है। श्रव ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव तरंगे हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उच्चतर आवृत्तिक होती है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग कहाँ प्रयोग होता है? याद रखना, समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग प्रयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। क्वेश्चन है, एकॉस्टिक विज्ञान है। एकॉस्टिक विज्ञान है क्या भाई? तो ध्वनि संबंधित है। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? ध्वनि से। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्वर है, यानी कि मानक जो अच्छा माना जाता है वो कौन है? 60 डेसिबल तक अच्छा माना जाता है। निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त रहेगा उपकरण, उस उपकरण का नाम है सोनार। नाम है, क्या नाम है? सोनार। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ध्वनि के संदर्भ में? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। यह ध्वनि निर्वात में संचारित होती है, बात गलत है, निर्वात में होबे नहीं करेगा। नहीं, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो अगर वायु के तापमान में परिवर्तन होगा तो ध्वनि का निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रभावित होगा? तो इसका सही जवाब है आवृत्ति प्रभावित होगा। कौन? आवृत्ति। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता वह है ध्वनि का यकी। वह क्या है? जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है तो वह है आवर्ती है। आवर्ती ने आवृत्ति है। आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही है? नहीं, तो कौन सा कथन ध्वनि के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर सी होना कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी वाला गलत बात है। ध्वनि तरंगे के प्रगमन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्वनि तरंगे जो चलता है तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजरती, ये बात गलत है। निर्वात से होकर गुजरबे नहीं करती नहीं। निर्वात से होकर सब जगह गुजर जाएगा, लेकिन निर्वात में नहीं है। 27 डिग्री सेल्सियस या तो 77 फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि के अनुमानित गति कितना होगा? यानी 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल में ध्वनि के कितना स्पीड से जाएगा भाई? तो इसका सही जवाब है कि 1498 मीटर प्रति सेकंड से गति करेगा। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में जल में रहेगा तब। ध्वनि तरंगे वह गुण है जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है, वह है ध्वनि का की, यानी जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह क्या है भाई? तो वह है आवृत्ति है। वह क्या है? तो आवृत्ति। चलिए, यह क्वेश्चन है कि पुनरावृत्ति प्रावर्तनों के कारण किसी बड़े हॉल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना है जो कि अनुरण न कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरणन। ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़ों के बीच की दूरी को कहते हैं। यानी ध्वनि की तरंग के दो क्रमागत संपीड़, जैसे ऐसे संपीड़ है, उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसके बीच की दूरी को बोलते हैं तरंग धैर्य। क्या बोलते हैं? तरंग धैर्य। ठीक, चलिए। कोई व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के सामने पटाखे जलाता, कोई खड़ा चट्टान है उसके सामने पटाखा जलाता और विस्फोट के 5 सेकंड बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देता है। यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है तो खड़ी चट्टान से व्यक्ति की दूरी कितनी है? तो खड़ी चट्टान से कितना दूरी पर व्यक्ति है भाई? तो इसका सही जवाब है वह व्यक्ति होगा जो 850 मीटर की दूरी पर होगा। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का की कहा जाता है। प्रति सेकंड जो दोलन जो घड़ी वाला डोलते रहता है तो उसको क्या कहा जाएगा भाई? तो आवृत्ति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आवृत्ति। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आ गए। एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा जिसकी आवृत्ति 5 kHz और तरंग दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर है? तो इसका सही जवाब है 0.05 सेकंड लगेगा, मतलब 5 सेकंड में पहुंच जाएगा 1.5 किलोमीटर लगभग। ठीक, 23 भाग में 97 क्वेश्चन था ध्वनि में, टोटल आपसे करवा दिए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं आपसे अगले चैनल सॉरी आपसे अगला वीडियो में।
आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।